मैं अभी 26 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने अपना 5 इयर्स का लॉ का डिग्री किया है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत। मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्योंकि वो एक्चुअली बच्चे कहते हैं कि हमें करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सिर्फ मैगजीन से पूरा हो जाएगा, क्योंकि अफवाहें होती है मार्केट के अंदर। मतलब न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस डिफरेंस रहता है। इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर इज़ मैंडेटरी। एनसीईआरटी का क्या महत्व है एग्जाम में? मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी एनसीईआरटी को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ज़्यादातर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं मेरे ओपिनियन में, इन माई ओपिनियन 5 to 7 टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि मैंने उस पर मेहनत किया। मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे 50 मार्क इंक्रीज़ करने का स्कोप है। ऑप्शनल देख लीजिए, लोग को 240 भी आता है, 330 भी आता है, तो वो जो रेंज है ना बहुत वास्ट है। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित त्रिपाठी विंग टॉपर से। आज हम बात करेंगे भार्गव सर के बारे में। भार्गव सर का 264 रैंक आया है यूपीएससी 2023 में। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक तो हमें समय दिया और अपना इतना वक्त दिया। सर कुछ आपसे बात करना चाहते थे कि जिससे बच्चों को कुछ हेल्प मिल सके। आपने प्रिपरेशन कैसे की और कहाँ से, मतलब एक चीज़ इसके बारे में अपने बारे में थोड़ा सा बताइए फिर प्रिपरेशन जस्ट। सो मैं अभी 26 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैंने अपना 5 इयर्स का लॉ का डिग्री किया है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत। सो वो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था 2020 में, और तभी से मैंने 4 अटैम्प्ट दिए हैं। मेरा फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्योंकि वो एक्चुअली इमीडिएटली आउट ऑफ कॉलेज था, सो विथ ओनली 4 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन उसके बाद आई हैव गिवन 3 more अटैम्प्ट्स इन विच आई हैव रीच्ड मेंस का स्टेज एवरी टाइम, बट दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट रैंक ऑल्सो। नाइस। अच्छा सर, ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि जस्ट लाइक बच्चे कहते हैं कि हमें करंट अफेयर की तैयारी यहाँ से करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सिर्फ मैगजीन से पूरा हो जाएगा, क्योंकि अफवाहें होती है मार्केट के अंदर। तो आपको क्या लगता है करंट अफेयर के लिए कहाँ कहाँ के क्या क्या सोर्स होने चाहिए, बच्चों को ऑथेंटिक सोर्स क्या होते हैं? अच्छा, आई थिंक अलग स्टेजेस के लिए अलग मतलब न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस डिफरेंस रहता है। इंटरव्यू के लिए न्यूज़पेपर इज़ मैंडेटरी, राइट। उसके बिना नहीं होगा। और आई थिंक प्रीलिम्स और मेंस में शायद न्यूज़पेपर का उतना रोल ना हो डायरेक्टली, लेकिन क्या होता है ना कि वैल्यू एडिशन हो जाता है न्यूज़पेपर से। सो आई वुड से जैसे मैंने मेंस के लिए दिपिन सर के क्लासेस यूज़ किए थे जो फोरम आईएएस के हैं, ओके। जो मुझे लगे कि उन्होंने एक अच्छा बेस बनाया, उन्होंने सारे इश्यूज़ कवर किए। और एक्चुअली क्या होता है कि तुम करंट अफेयर्स का पार्ट आउटसोर्स कर देते हो, मतलब वो करेंगे और वो आपको समझाएंगे, तो आप अपने ऑप्शनल पे और अपने स्टैटिक नॉलेज पे फोकस कर सकते हैं। सो एक बर्डन चले जाता है करंट अफेयर्स का। मोस्टली मैं कहूँगा कि मैगजीन्स मेरे लिए पर्सनली ज़्यादा यूज़फुल नहीं थे, मुझे उनसे ज़्यादा समझ में नहीं आता था, और ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाता था मैं मैगजीन से। सो आई वुड से मोस्टली ऑनलाइन कोर्सेज लाइक फोरम आईएएस के एंड न्यूज़पेपर फॉर इंटरव्यू स्टेज। एक चीज़ सर, जैसे कि मार्केट में एक ये भी उम्र चला रहता है कि एनसीईआरटी का ये है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये नहीं होगा। तो आपके मायने में क्या है कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है एग्जाम में, प्रीलिम्स में, मेंस में, या किस चीज़ में मतलब कि एनसीईआरटी को हम फोकस करके पढ़ सकते हैं? आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कभी एनसीईआरटी को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मैंने एनसीईआरटी का यूज़ प्राइमरीली ज्योग्राफी के लिए ही किया है। जो 11th और 12th के बुक्स थे वो भी मैंने उनके पहले भी नहीं पढ़े थे ज़्यादा। ज़्यादातर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं मेरे ओपिनियन में, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, और या फिर मृणाल का इकोनॉमी हो गया, वो कॉम्प्रिहेंसिवली एनसीईआरटी को कवर करते हैं। और अगर नहीं भी करते होंगे तो आप पहले बेसिक बुक्स करके फिर एनसीईआरटीज़ पढ़ लेंगे तो गैप्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी समझने में उतना मुश्किल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बहुत सिंपल है और ये बुक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आप दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं, आपको लगेगा सिमिलैरिटी बहुत है दोनों में। सो आई डोंट थिंक इट इज़ मैंडेटरी, लाइक आई डोंट नो इफ द रूमर्स इज लाइक दैट। एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे सर, जैसे कि अभी हम प्रीलिम्स के बारे में जैसे बात करें, तो प्रीलिम्स से आपने कैसे कैसे मतलब कि इस संभावना, मतलब कि कठिनाइयों का सामना किया प्रीलिम्स के अंदर? जी, आई थिंक प्रीलिम्स सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज है एग्ज़ाम में, और मैं इसीलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैंने एक स्ट्रैटेजी फिगर आउट कर लिया था। मैंने तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर किया है इन अ रो, और मेरा स्कोर भी कंसिस्टेंटली 15 मार्क्स अबव कट ऑफ रहता है, जनरल कट ऑफ। सो आई थिंक व्हाट वर्कड फॉर मी वाज कि थोड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं प्रीलिम्स में, जैसे आपको स्पेक्ट्रम, फॉर मी, आप मतलब जो भी आप बिपिन चंद्रा जो भी पढ़ते होंगे, कोई एक बुक लेना है, और एक बार बुक ले लिया तो फिर उसको डाउट नहीं करना है। एक बुक ले लिया, स्पेक्ट्रम ले लिया, लक्ष्मीकांत ले लिया, या फिर मृणाल और का इकोनॉमी ले लिया, तमिलनाडु के टेक्स्ट बुक्स ले लिए 11th और 12th जो कलर वाले रहते हैं, एंशिएंट और मिडीवल इंडिया के लिए। और ऐसे जो बेसिक बुक्स हैं उनको आपको एटलीस्ट इन माय ओपिनियन 5 to 7 टाइम्स पढ़ना है। अगर आपने
इतना कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लिया तो आपको 80 मार्क्स आ जाएंगे प्रीलिम्स में। ओके अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर कट ऑफ उसी 95 जा रहा होगा तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आप कोई एक टेस्ट सीरीज़ लेके आइए। आप चाहे तो सेक्शनल से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली फुल लेंथ पे जा सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट की अगर हम बात करें तो 4M IAS, विजन IAS या फिर बाजीराम, इन सब के आते हैं। आप लगाइए, टेस्ट लगाइए, एटलीस्ट आप 25-30 टेस्ट लगाएंगे, आपका गेस वर्क डेवलप होगा। PYQs पे फोकस कीजिए। आइडिया ऐसा होना चाहिए एंड ऑफ द डे जब आप एग्ज़ाम हॉल एंटर कर रहे हैं तो आपको चाहे क्वेश्चन के बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन आप में इतना स्किल आना चाहिए कि आप फिर भी आंसर निकाल सकें Right. या एटलीस्ट 50-50 तक पहुंच सके। बिल्कुल तो ये जो बोलते हैं ना मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो डेवलप होना चाहिए। और वो कैसे डेवलप होता है? मोर एंड मोर डेटा से। राइट। सो दैट इज़ माई ओपिनियन अबाउट प्रीलिम्स। तो फिर और अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपने कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, कौन से सब्जेक्ट पे कम फोकस किया? एक ह्यूमर मैंने ये भी सुना है कि ऐसे को ज़्यादा तैयार करोगे तो रैंक अच्छा हो जाएगा, एथिक्स को ज़्यादा तैयार करोगे तो रैंक अच्छा हो जाएगा, ऑप्शनल को ज़्यादा तैयार करोगे तो रैंक अच्छा हो जाएगा। मोस्टली GS पे फोकस करते हैं, तो आपका क्या इसमें स्ट्रेटजी रही? आई थिंक जैसे आपने कहा ऑप्शनल, एसे और एथिक्स में स्कोरिंग का जो रेंज रहता है वो बहुत वाइड रहता है। वैसे तो अगर देखें तो इस बार GS में भी काफ़ी वाइड रहा है। 70 में को आया है, लोग को 110 आया है। आई थिंक AR2 को इस बार अराउंड 105 आया है GS1 में, मैं देख रहा था। सो लेकिन प्राइमरी देखें तो एसे में आपको 80 भी आ सकता है, 140 भी आ सकता है। GS4 में मेरा एग्जांपल ले लीजिए। लास्ट ईयर मुझे आया था 76, इस बार मुझे आया 122। ओके सो क्योंकि मैंने उस पर मेहनत किया, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे 50 मार्क इंक्रीज़ करने का स्कोप है। ऑप्शनल देख लीजिए, लोग को 240 भी आता है, 330 भी आता है। तो वो जो रेंज है ना बहुत वास्ट है, और वहाँ पे उनको क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स। उनको आप प्रिपेयर करो, वो इतने अच्छे आपके मार्क्स हो जाएंगे उसमें कि चाहे GS में थोड़े सबड्यूड भी रहें, वो मेकअप हो जाता है। ओके सो आई वुड से कि हाँ, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ हैं। और देखिए सिलेबस भी इनका कम रहता है। आप ऐसे के लिए लिखने का स्टाइल आप डेवलप करते हैं, सिलेबस कुछ नहीं रहता। राइट एथिक्स में सिलेबस बहुत कम रहता है, उधर भी स्पीड और लिखने का स्टाइल का गेम रहता है। और ऑप्शनल में आपको कॉम्पिटेंस डेवलप करना पड़ेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर। सो आई थिंक आपको बहुत केयरफुली स्ट्रैटेजी डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं एक छोटा इंसिडेंट बता दूं, क्योंकि कुछ इसमें से आप सीख पाएंगे बिल्कुल सर। कि GS1 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन है, जो मैंने पहला एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहाँ पर उन्होंने 3 महीने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया, 3 महीने के लिए। ओके और वर्ल्ड हिस्ट्री आता है कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। मेंस में, प्रीलिम्स में वो है भी नहीं। यस सो आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, कितना टाइम मैं हर सब्जेक्ट को दूं, और कितना इंपॉर्टेंस मैं हर सब्जेक्ट को दूं। तो उसके बिना आप पढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, मतलब आपके मार्क्स नहीं आएंगे, आप मतलब इंटेलिजेंट होते जाएंगे बस। मैनेज नहीं कर पाओगे चीज़ों को, हाँ, तो फिर हाँ। बिगड़ जाएंगी सारी चीज़ें। जी जी। टाइम टेबल पूरा ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ। तो फिर जैसे कि आपने एथिक्स के बारे में भी बताया था कि एथिक्स में मतलब कि आपने कहाँ के नोट्स और कैसे आपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे सर, या किसी को फॉलो किया था आपने? मैंने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे, बहुत एक्सटेंसिवली प्रिपेयर किए थे। जब मैंने फर्स्ट और सेकंड टाइम ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया था GS4 को, उसकी वजह से मेरे मार्क्स भी अराउंड 76 रह गए थे, जो मतलब बहुत ही कम है। उतना कम आ गया, मतलब पूरा गेम बिगड़ जाता है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने खुद के डिटेल नोट्स बनाए और मैंने लुकमान टेस्ट सीरीज़ लिया, जो मैं कहूँगा अंसारी सर रहते हैं वहाँ पे, बहुत ही यूज़फुल रहा मेरे लिए। क्योंकि उनका पढ़ाने का स्टाइल, मैंने एक्चुअली उनका कोर्स नहीं लिया था, उनका टेस्ट सीरीज़ लिया था। सो टेस्ट सीरीज़ के बाद भी वो लोग जो डिस्कशन करते हैं बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे। सो आई थिंक एथिक्स के लिए वेरी यूज़फुल ये लुकमान IAS। ओके तो अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में आपने क्या ना मतलब कि नोट्स में तैयार किए थे या फिर आपने खुद की स्ट्रेटजी तैयार की थी? ऐसे में जनरली मेरे मार्क्स आ जाते हैं। फर्स्ट टाइम भी मेरा 115 आया था, सेकंड टाइम मेरा 138 आया था, जो काफ़ी फिनोमिनल स्कोर है। लेकिन इस बार फिर कम हो गया, 120 हो गया। तो पता नहीं, और मुझे लगा कि इस बार ऐसे अच्छा भी गया था। सो आई डोंट नो, ये होते रहता है क्योंकि ये हमें पता नहीं दे आर एग्जैक्टली लुकिंग फॉर व्हाट। सो मैं यही कहूँगा कि उसका कोई पर से सिलेबस नहीं रहता। आपको अपने आंसर को एक कोहेरेंट वे में लिखना है, आपको कोट्स डालने हैं बीच में, आपको एक स्ट्रिंग ऑफ थॉट जो रहता है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब बंदे को समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ पर है। उसको मतलब गाइड एक ऐसे जैसे अच्छा सा कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उनको पता रहना, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट वेल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट इन अ सेंसिबल मैनर। ओके सो ये आपको टेस्ट सीरीज़ में भी लोग सिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको टॉपर के कॉपीज़ देख के ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि एक अच्छे आंसर ऐसे में रहता क्या है, मतलब कंटेंट क्या रहना चाहिए। तो सर ने एक चीज़ हमें ये भी बताई कि टॉपर्स की जो कॉपी है वो भी चेक करते रहना चाहिए। तो आप सबसे ये भी अनुरोध है कि जो टॉपर्स की कॉपी होती है उनको चेक करके फिर
अपने नोट्स भी बनाए करें और अपने अंदर डेवलप करें राइटिंग स्किल को। सर एक ऑप्शनल के बारे में हम बात करना चाहेंगे, तो ऑप्शनल में आप कैसे स्ट्रेटजी रही और कितने नंबर आपके ऑप्शनल में आए मेंस में? एक्चुअली इस बार मेरे ऑप्शन में कम नंबर आए, मेरे ओनली 245 आए हैं। ओके। सो पता नहीं, आई थिंक पेपर 1 में मेरे अच्छे मार्क्स आए इस बार, लेकिन पेपर 2 में रह गए। सो दो इनफैक्ट मुझे लगा कि मेरा पेपर 2 पेपर 1 से बेहतर गया था। लेकिन अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं अगर मैं ब्रॉडली कहूं तो पेपर 1 में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको बड़े किताबें नहीं पढ़नी है, आप MP जैन ये सब पढ़ेंगे। मतलब स्पेशली फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक वहाँ से नहीं करना है, क्योंकि वो 1000 पेजेस तो वही हो जाएगा। सो आपको जो छोटे जो मतलब फिर से वेटेज के हिसाब से जाना है। छोटे टॉपिक्स जो अच्छे बड़े किताबों से हो जाए कम पेजेस में, आप बड़े किताबों से करो। और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज कम हो, यस। आप उनको छोटे किताबों से करो। तो ऐसा नहीं कि एक ही किताब पढ़ के उसको मतलब पढ़ लिया पूरा एंड टू एंड, लाइक फ्रंट टू बैक। आपको मतलब ऐसा करना है। और पेपर 2 में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे छोटे छोटे लॉस रहते हैं, उन सबको मैंने अपने आप ही ऑनलाइन कवर किया था। मतलब उनका बैरक का प्रिंट आउट ले लिया था मैंने, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उनका प्रिंट आउट ले लिया मैंने और फिर उसके अंदर नोट्स बना लिया। तो एंड ऑफ द डे बहुत वास्ट है पेपर 2। एंड पता नहीं, आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कंसिडरिंग टू चेंज माई ऑप्शनल, सो नॉट द बेस्ट पर्सन टू गिव यू एडवाइस ऑन लॉ। ओके। तो सर अब जैसे कि आपका इंटरव्यू में कुछ ऐसा क्वेश्चंस थे कि जो आपको परेशान किया, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चंस कि एक ही सब्जेक्ट से आप उसके अंडर चले गए, एक ही सब्जेक्ट में आप बार बार एक ही क्वेश्चन आता है? नहीं, मेरा इंटरव्यू आई वुड से कि काफ़ी स्मूथ था। और जब मैं इंटरव्यू के बाहर आया तो मुझे लगा कि मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। सो मेरा स्कोर भी अच्छा है, 193 स्कोर आया मेरा इंटरव्यू में, जो ऑन द हायर साइड है। अबव 185 इज़ कंसिडर्ड हाई। एंड आई वुड से कि मेरा इंटरव्यू शॉर्ट भी था, 20 मिनट्स था, तो मुझे लगा कि शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वहाँ पे जाके सेंसिबल और कोहेरेंट चीज़ें बात करेंगे, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें बात नहीं करेंगे और अननेसेसरली एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक नहीं बनेंगे। मतलब अगर आपका व्यू पूछा है तो आप आपका व्यू दे के आइए। ऐसा नहीं कि दोनों ज़बरदस्ती दोनों साइड का घुसा रहे हैं और मतलब फाइनली जो समझ में आ रहा ही नहीं है कि बंदे को आपने बोला क्या है। राइट। तो मतलब आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड जाके ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए। थोड़ा रियल फीलिंग लेके आओ इंटरव्यू में और आंसर करो ऑनेस्टली क्वेश्चंस को। और सबसे इंपॉर्टेंट है डैफ, उसको ऑनेस्टली भरना है। उसमें अगर डैफ में मिस्टेक हो गया मतलब फिर तो आपको प्रिपरेशन में बहुत तकलीफ़ होगी। सो आपको ये इंटरव्यू स्टेज में तो काफ़ी गाइडेंस मिल जाता है, सारे इंस्टीट्यूट्स फ्री में आपको गाइड करते हैं। तो आप पहले मेंस तक आ जाएंगे, क्लियर कर देंगे तो वही बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद आप इंटरव्यू प्रेप तो हो जाता है। सर जैसे कि आपने 4th अटेम्प्ट में बताया कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का आपका पीटी क्लियर हुआ था? नहीं। सेकंड अटेम्प्ट का आपका पीटी क्लियर हुआ? हाँ। लेकिन मेंस नहीं हुआ? नहीं। थर्ड का आपका फिर पीटी क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ? हाँ। फोर्थ में आपका अब हाँ। 264 आपको रैंक मिली है। तो ये 3 साल के बीच में गैपिंग थी, तो इसमें आपको डिमोटिवेशन नहीं आया? कुछ मोटिवेशन और डिमोटिवेशन फैक्टर क्या रहे आपके? डीमोटिवेशन तो मुझे थोड़े ब्रीफ पीरियड के लिए आया था, जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट में फिर से मेंस नहीं हुआ था। मतलब सेकंड मेंस मैंने क्वालिफाई नहीं किया था, तो मुझे ब्रीफली लगा था कि यार मुझसे नहीं हो पा रहा है फिर, या फिर से एक और साल करेंगे। और ऑलरेडी 4 साल हो गए, 3 साल हो गए थे उस पॉइंट तक। सो ऐसे लगने लगता है कि सारे दोस्त आगे निकल रहे हैं, अभी मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँ। अभी मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे 4 साल जूनियर्स के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा लॉ में। और बिकॉज लॉ ऐसा चीज़ है कि प्रैक्टिस का वैल्यू रहता है। यस। तो अगर मैं 38 का भी हो जाऊँ, मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस है तो मैं ज़ीरो लेवल पे हूँ। सो पॉइंट यही है। लेकिन फिर मुझे वही लगा कि यार, मैंने अपने आप से पूछा कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है क्या। फिर मैंने अपने मार्क्स देखे, फिर मैं अपना प्रिपरेशन देखा, फिर मुझे लगा हाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। और जब मार्क्स आए तो इवन दो मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे। मेरे ऑलमोस्ट 50-60 मार्क्स इंक्रीज़ हुए थे फर्स्ट मेंस और सेकंड मेंस में। तो मैंने प्रोग्रेस किया था, तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ऑन द राइट ट्रैक हूँ और इवेंचुअली मतलब इंक्रीज़ होके आ जाएगा। सो सक्सेस तो नहीं था मेरे दोनों मेंस में, लेकिन मेरे लिए वो सक्सेसफुल था क्योंकि मैंने प्रोग्रेस किया था। राइट। और फाइनली थर्ड टाइम भी वो ट्रेंड कंटिन्यू हुआ और फिर फाइनली एवरीथिंग वर्कड आउट। सो मेरे में कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं इम्प्रूव करूँगा और इम्प्रूवमेंट का स्कोप मुझे दिखा तो फिर मैंने एग्जीक्यूट किया उसको। ओके। सर कुछ ऐसी बातें जो आप स्टूडेंट को बताना चाहते हो जिससे कि कुछ कमियां होती हैं स्टूडेंटों के अंदर, सबके अंदर कमियां होती हैं,
उसको इग्नोर करके अगर हम आगे लाइफ में कैसे बढ़ जाएं, नहीं। सक्सेस को कैसे हम जल्दी से जल्दी गेन कर सकें, किन चीज़ों को तो हमें छोड़ना चाहिए? नहीं, कमियां तो होती हैं और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको इनफैक्ट रिकॉग्नाइज करके कन्फ्रंट करना चाहिए। जैसे एक तो यूपीएससी में पता है दो चीज़ें रहती हैं, एक तो जो है स्टडी रिलेटेड थिंग्स, और जो है स्टडी को छोड़ के बाकी थिंग्स, जो आपका माइंडसेट रहता है, एटीट्यूड रहता है, फ्रेंड सर्कल रहता है, आपके हैबिट्स रहते हैं। मुझे एक्चुअली लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडीज़ से, क्योंकि एक बात मुझे बताइए कि अगर 5 लाख लोग लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 12,000 का प्रीलिम्स क्यों हो रहा है? राइट। क्योंकि पॉइंट लक्ष्मीकांत में नहीं है, पॉइंट वो आदमी में है जो वो बुक पढ़ रहा है। तो आपको उस अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आप उस बुक को इतनी बार पढ़ पाएँ, क्योंकि पता है अकॉर्डिंग टू मी रिविजन इस एग्ज़ाम का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्योंकि आप एक बुक को 3 बार पढ़ लोगे फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर कैसे आप अपने आप को मोटिवेट करके उसे 6 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे? सो आई थिंक आपको अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे काम करना है। आपको आपको एक्सरसाइज करना है, लाइक आप ग्राउंड देख रहे हैं, मैं यहाँ पे रनिंग करता था, एक्सरसाइज करना है, उससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। मैं मेडिटेट करता था, फिर मैंने एक्चुअली सोशली थोड़ा आइसोलेट कर लिया था अपने आप को, क्योंकि अगर मैं सोशल मीडिया पे रहूँगा ना, मेरा ये कंपैरिजन चलता रहेगा कि कोई यहाँ पर एसोसिएट बन गया है, किसी का जॉब यहाँ पे लग गया है, तो मेरे को वो तो मैंने छोड़ दिया। मोटिवेशन फैक्टर आता हाँ। रहेगा बार बार। तो क्यों, मतलब मैं अपने आप को, मेरा अलग रास्ता है तो मैंने छोड़ दिया है, मेरे को करना ही नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। तो मेरा मतलब क्लैरिटी था कि मुझे अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज़ करना है, और वो छोड़ के जैसे अपने हॉबीज़ को कंटिन्यू रखना है। जैसे यूपीएससी में भी डैफ में हॉबीज़ पूछते हैं, वो आपको वहाँ पे बना के लिखने के लिए नहीं है, आप रियलिस्टिकली भी थोड़े हॉबीज़ फॉलो करो। मैं फ़ुटबॉल देखता था, मैं मेरे भाई के साथ फ़ुटबॉल खेलता भी था यहाँ पे। सो आपको अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पूरी तरह से सैक्रिफाइस नहीं करनी है यूपीएससी के लिए। एंड आई विल से कि बहुत अजीब सा एडवाइस होगा ये शायद, लेकिन सेम टाइम पे स्लीप करना और सेम टाइम पे उठना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके वजह से आपको लाइफ में एक रिदम आता है, एक डिसिप्लिन आता है। आप रोज़ अलग टाइम पे सोएंगे, अलग टाइम पे उठेंगे, अलग अलग लोग के साथ खाना पीना करेंगे, या फिर मतलब आप ड्रिंक करेंगे, ये सब तो होते रहता है ओआरएन में। Yes. तो आपका क्या है, रिदम ना पूरा टूट जाता है। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आज मेरा दिन बर्बाद हो गया, आज की बात नहीं, वो एक रिदम रहता है। सो वो रिदम कंटिन्यू, वो मोमेंटम टूट जाता है। सो आई थिंक इन चीज़ों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आप पढ़ पाएँ, जो अच्छे फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल जाएगा। कंप्लीटली मैन चीज़ें टाइम टेबल में फोकस करना है, और हाँ ये सारी चीज़ें। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें वक्त दिया, और मैं चाहूँगा कि आपको पहली बार हमारा इंटरव्यू नहीं हो रहा आपके साथ, और कम से कम आने वाले साल में, 2 साल में फिर बार बार आपके साथ इंटरव्यू लो, और एक बेस्ट ऑफिसर के रूप में आप उभरें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। नमस्ते।